वेलकम बैक दोस्तों। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये समझते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था। हमने समझा था कि कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो स्टॉक के अंदर एक बाइंग होती है, और कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है स्टॉक के अंदर सेलिंग होती है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई की डेफिनेशन समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब देखिए, बाजार के अंदर कोई भी वस्तु है, उसका एक प्राइस है। वो प्राइस अप कब जाता है, डाउन कब जाता है, या फ्लैट कब रहता है। अगर उसके बायर ज्यादा आएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का या उस वस्तु का प्राइस अप जाएगा, और अगर सेलर ज्यादा आएंगे तो उस वस्तु का प्राइस डाउन आएगा। और एक सिनेरियो ये बनता है कि बायर और सेलर अगर सेम है तो उस वस्तु का प्राइस एक रेंज में रहेगा। अब देखिए, किसी भी प्राइस के साथ तीन सिनेरियो हो रहे हैं, या तो उसका प्राइस अप जा रहा है, या डाउन, या एक सिमिलर रेंज में रह रहा है। अब ये तीनों की तीनों सिनेरियो हम चार्ट पे समझेंगे या कैंडल के थ्रू समझेंगे कैसे हो रहा है। और इस डिमांड एंड सप्लाई से दो तीन पॉइंट निकलते हैं। आपको मैं एक जनरल लाइफ एग्जांपल से भी समझाऊंगा, लेकिन पॉइंट क्या निकलते हैं पहले वो समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी अप जाएगा जब उसकी बाइंग ज्यादा होगी, या दूसरे वर्ड में कह सकता हूं या शब्दों में कह सकता हूं कि उसकी डिमांड ज्यादा आएगी। और किसी भी वस्तु का प्राइस डाउन तभी जाएगा सिर्फ और सिर्फ जब उसकी सेलिंग ज्यादा होगी या उसकी सप्लाई ज्यादा होगी। तो एक पॉइंट तो ये निकलता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी इम्बैलेंस होगा जब उसकी बाइंग और सेलिंग में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो कि प्राइस के पास कोई रीजन ही नहीं है कहीं भी जाने का, अप एंड डाउन जाने का। तो एक पॉइंट तो ये निकला कि किसी भी वस्तु का प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी अप डाउन करेगा जब एक बायर और सेलर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर बायर और सेलर में इम्बैलेंस नहीं हो रहा है तो प्राइस के पास कोई भी रीजन नहीं है अप एंड डाउन जाने के लिए। अब देखिए, ये सिनेरियो क्रिएट होने के लिए मार्केट के अंदर हमें एक चीज और समझनी है कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर। क्योंकि अगर दोनों में से एक पार्टी भी नहीं है तो दूसरी पार्टी का होना ना होना कोई मायने नहीं रखेगा। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी लोग भाग रहे थे कि सैनिटाइजर मिल जाए और मास्क मिल जाए। अब हम लोग केमिस्ट वाले के पास जाके डिमांड करते थे कि मेरे को 10 दे दो, मेरे को 20 दे दो। लेकिन कस्टमर को मिल कितने पा रहे थे, किसी को दो, किसी को पांच। और जितनी डिमांड कर रहा था कस्टमर, जितने नहीं मिल रहे थे, वो ऑर्डर केमिस्ट वाले के पास पेंडिंग रह जा रहे थे हमारे। अब हुआ क्या कि जितनी डिमांड हम लोग कर रहे थे उतने हमें मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो ऑर्डर बच गए वो पेंडिंग तो रह गए ना कस्टमर केमिस्ट वाले के पास। अब केमिस्ट वाले के पास जो ऑर्डर पेंडिंग रह रहे थे, कहीं ना कहीं वहीं से एक इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ। बाइंग बाइंग हमारी डिमांड कितनी आ रही है और आगे से सप्लाई कितनी है। इसी चक्कर में कोरोना के टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर का प्राइस हाइक हुआ। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब लोगों को ऐसा लगा कि अब कोरोना के टाइम में जब स्टेबल हो गया था सब कुछ, या हमें मास्क और सैनिटाइजर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या हुआ, डिमांड लोगों की कम हुई लेकिन सप्लाई बढ़ गई थी उस टाइम पे। अब उस केस में सप्लाई ज्यादा हो गई थी और डिमांड कम हो गई थी लोगों की। लोग बगैर मास्क के और सैनिटाइजर के भी काम चला रहे थे। तो सप्लाई ज्यादा होने के बाद मास्क और सैनिटाइजर का प्राइस जहां पहले जितना था उससे भी डाउन आ गया था। तो वहां पर उल्टा हुआ लास्ट में कि सप्लाई ज्यादा हो गई थी और डिमांड कम थी। तो सैनिटाइजर का रेट जिस रेट में पहले मिलता था हमें उससे भी डाउन आ गया था। तो एक बिल्कुल ये बेसिक सा लॉजिक है कि किसी भी वस्तु की प्राइस तभी हाइक होगी जब उसकी एक बाइंग या डिमांड ज्यादा आएगी। और उसका प्राइस डाउन कब आएगा, जब उसकी एक सप्लाई ज्यादा क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर। जैसे हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं कि प्राइस, टमाटो के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब उस केस में क्या होता है, लोगों की डिमांड तो उतनी ही रहती है, मतलब मान के चलते हैं कि डिमांड उतनी ही है, लेकिन बारिश के कारण जो फसल थी वो खराब हो गई, पीछे से सप्लाई कम हो गई। तो मतलब दोनों सिनेरियो बन सकते हैं कि अगर किसी कारण से सप्लाई भी डाउन हो जाती है, डिमांड उतनी भी रहती है, फिर भी एक इम्बैलेंस तो होगा ना। तो रेनी सीजन में टमाटो के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं सप्लाई कम होने के कारण। तो ये तो थी बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन डिमांड एंड सप्लाई की। अब यहाँ से दो तीन पॉइंट निकले हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
कि किसी भी वस्तु का प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी अप जाएगा जब उसकी एक डिमांड क्रिएट होगी, और डाउन कब आएगा जब उसकी एक सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर। और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों की इक्वल है तो प्राइस के पास कोई भी रीजन नहीं है अप एंड डाउन जाने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर मार्केट के अंदर। अब ये एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर, इस पॉइंट को हम आगे और भी एलिब्रेट करेंगे, अभी आप इतना ही समझो कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर। अब देखिए इन्हीं सिनेरियो को पेंट स्लाइड पे समझते हैं। अब मैंने आपके सामने दो कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है कि प्राइस में एक पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर बायर ज्यादा आए हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकल नंबर से समझूं तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर बायर ज्यादा होंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि बायर है हमारे पास 1 लाख और सेलर है हमारे पास 50K। देखिए बायर अगर ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ तभी प्राइस ऊपर गया है, अगर बायर ज्यादा नहीं होते तो प्राइस के पास कोई रीजन था ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर है कि अगर बायर ज्यादा आए हैं तो प्राइस में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब सेम लॉजिक से अगर मैं सेलर रेड कैंडल को समझे तो रेड कैंडल में क्या मान सकते हैं, यहाँ पर सेलर ज्यादा आएंगे, तो सेलर मानते हैं हम यहाँ पर 1 लाख और बायर मानते हैं हम लोग यहाँ पर 50K। देखिए एक बार इन कैंडल को चार्ट पे भी समझते हैं। अब जो भी ग्रीन कैंडल है वो बाइंग को डिनोट कर रही है, यानी कि वहां पर बायर ज्यादा होंगे तभी तो प्राइस में एक हाइक आया। और रेड कैंडल सेलिंग को डिनोट कर रही है। पर एक चीज है चार्ट पे कि सभी कैंडल की लेंथ सेम नहीं है। देखिए ये ग्रीन कैंडल की लेंथ और इस ग्रीन कैंडल की लेंथ सेम थोड़ी ना है, तो ये क्या सिग्निफाई करती है तो समझते हैं पेंट पे। अभी मैं आप मान के चल रहा हूँ कि एक ग्रीन कैंडल और फॉर्म कर रहा हूँ और उस ग्रीन कैंडल की मैं थोड़ी ही लेंथ बड़ी बना रहा हूँ। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है, और अगर मैं ये बोलूं कि इस कैंडल के अंदर बायर और भी ज्यादा आए होंगे, मतलब मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर बायर ज्यादा आए हैं, अगर बायर ज्यादा आए हैं तभी प्राइस में इतना हाइक आया है। नहीं तो मान के चलो कि 100 पे ओपन हुई है कैंडल और ये 120 पे जाके क्लोज हो गई, इस कैंडल में मैं कह सकता हूँ कि 100 पे ओपन हुई होगी और 130 पे जाके क्लोज हुई है। तो ये पॉजिटिव डिफरेंस सेकंड कैंडल में ज्यादा क्रिएट किस कारण से हुआ है, या किस वजह से ये पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हुआ है। मैं बोल सकता हूँ कि बायर ज्यादा आएंगे तभी ये क्रिएट हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं बायर मान के चल रहा हूँ 1.5 लाख और सेलर मान के चल रहा हूँ 50K। तो यहाँ पर बायर ज्यादा है सेलर के कंपैरिजन में, तभी इतना पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब सेम लॉजिक से अगर रेड कैंडल को भी समझे तो रेड कैंडल में कैसे मैं कैंडल फॉर्म कर रहा हूँ इससे बड़ी। यहाँ पर मैं सेलर कितने मानूं, अब यहाँ पर भी सेलर हम लोग 1.5 लाख कंसीडर करते हैं और बायर कंसीडर कर रहा हूँ 50K। अब देखिए बेसिकली ऐसी कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कैंडल को हम लोग एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। अब एक्साइटिंग कैंडल का मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या होती है। एक्साइटिंग कैंडल इक्वल टू
अगर कैंडल का बॉडी पार्ट ग्रेटर देन 50% रेंज ऑफ कैंडल, अगर किसी भी कैंडल का बॉडी पार्ट उसकी टोटल 50% रेंज से ज्यादा होगा तो वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। अब यहां पर एक नया वर्ड आया कि रेंज ऑफ कैंडल। अब रेंज ऑफ कैंडल को समझते हैं। हमें पता है कि अपर विक हाई को डिनोट करती है, लोअर विक लो को डिनोट करती है। तो हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम रेंज मानते हैं किसी भी कैंडल की। अब देखिए इस कैंडल की रेंज मैंने मार्क कर दी है, हाई और लो के बीच का डिफरेंस। अब ये रेंज चेक करने के लिए सभी कैंडल के लिए सेम लॉजिक रहेगा। इस कैंडल का हाई और लो क्या होगा, ये होगा। रेड कैंडल के केस में हाई और लो क्या होगा, ये होगा। और अनदर रेड कैंडल के केस में हाई और लो क्या होगा, ये होगा। अब देखिए मैं किसी भी कैंडल का अगर इसका 50% मार्क करता हूं तो पूरी रेंज का 50% क्या होगा, मैं बोल सकता हूं ये होगा। तो 50% होने के बाद इसका ये पोर्शन बना, क्या मैं कह सकता हूं कि बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा है? यस कह सकता हूं ना। तो ये हमारी एक एक्साइटिंग कैंडल हो गई। अब देखिए मैं दो कैंडल, हम यहां पर दो कैंडल कंपेयर कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली। अब मैं दोनों को एक्साइटिंग कह रहा हूं तो इनकी, इन कैंडल की लेंथ के मायने क्या रह गए? इसको भी एक्साइटिंग बोल रहा हूं और इसको भी एक्साइटिंग बोल रहा हूं। अब इसको भी क्लासिफाई कर देते हैं थोड़ा, तो कैसे समझेंगे? जिस कैंडल की लेंथ नॉर्मल है उसको मैं नॉर्मल एक्साइटिंग बोल देता हूं। यानी कि हमारी पहली कैंडल ग्रीन है तो यानी कि ग्रीन नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल। अब सेकंड कैंडल हमारी कैसी है? ये इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में सेकंड कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग है। इसको क्या बोलूं मैं? अब इसको बोल देते हैं ग्रीन स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। और सेम लॉजिक से रेड कैंडल की इसमें हम फर्स्ट रेड कैंडल को बोल देते हैं रेड नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल। और सेकंड रेड कैंडल को रेड स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। तो अब देखिए एक्साइटिंग कैंडल में भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आई। जो नॉर्मल एक्साइटिंग होगी या जिसके अंदर, जिस कैंडल के अंदर पॉजिटिव डिफरेंस नॉर्मल होगा उसको हम नॉर्मल एक्साइटिंग, और जिसके अंदर ज्यादा डिफरेंस होगा उसको हम एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोल देंगे। देखिए ये तो कहानी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस अप और डाउन जा रही है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि बायर और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो कैसी कैंडल फॉर्म हो सकती है? सबसे पहले ना मैं आपको सेकंड टाइप की कैंडल की डेफिनेशन ही समझा देता हूँ। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कैंडल को क्या बोलेंगे। बेसिकली सेकंड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेस कैंडल, एंड उसका फॉर्मूला रहेगा इफ बॉडी पार्ट लेस देन 50% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल, जस्ट एक्साइटिंग कैंडल का अपोजिट। अब देखिए इसको समझते हैं मैंने क्या लिखा है। अगर बॉडी पार्ट कैंडल की टोटल रेंज से 50% रेंज से अगर कम है तो वो बेस कैंडल कहलाएगी। अब बेस कैंडल की फॉर्मेशन समझते हैं क्या हो सकती है। अब देखिए बेस कैंडल कोई भी कलर की हो, ग्रीन हो या रेड हो, अगर बॉडी पार्ट 50% रेंज से कम है तो हम उसको बेस कैंडल ही कंसीडर करेंगे।
मैं यहाँ पर मल्टीपल बेस कैंडल बना देता हूँ, फिर उनको समझेंगे बेस कैंडल डिनोट क्या करती है। तो देखिए, बेस कैंडल अगर ग्रीन है तो हमें पता है कि लोअर बॉडी बेस कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस होता है, और हायर बॉडी क्लोजिंग प्राइस अपर विक हाई को डिनोट करेगी और लोअर विक लो को डिनोट करेगी। अब बेस कैंडल के अंदर हो क्या रहा है उसको समझते हैं। मान के चलते प्राइस 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद उसने 120 का एक हाई लगाया और 90 रुपीज़ का एक लो लगाया, और प्राइस 110 पे जाके क्लोज हो गई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ओपन होने के बाद मान के चलते हैं एक बार के लिए प्राइस डाउन आ रहा था, तो हमें लाइव मार्केट में रेड कैंडल दिख रही थी। प्राइस ने एक 90 का लो लगाया, और वहां पर कुछ पहले सेलर आए इसके अंदर, और वहां पर कुछ बायर आए, और बायर प्राइस को अप लेके गए 120 तक। लेकिन जैसे ही 120 तक गया, वहां पर कुछ सेलर आए और सेलर ने प्राइस को डाउन किया कहां तक, 110 पर, और 110 पर कैंडल क्लोज हो गई। तो ये कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है कि बायर और सेलर की फाइट चल रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को अप लेके जाए या डाउन लेके जाए। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट या तो बायर या सेलर अगर ज्यादा बल्क बाइंग में ऑर्डर लगाते या बल्क सेलिंग में ऑर्डर लगाते, तो प्राइस कहीं ना कहीं मूव करता। तो ये कैंडल, बेस कैंडल, ऑलवेज यही सिग्निफाई करती है कि बायर और सेलर की एक फाइट हो रही है, प्राइस को ना तो अप लेके जा पा रहे हैं ना डाउन लेके जा पा रहे हैं। सेम लॉजिक रेड कैंडल के अंदर है। रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस अपर बॉडी, क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी, विक वही डिनोट करती हैं सेम दोनों की, हाई और लो। तो रेड कैंडल में भी क्या हुआ, ओपन होने के बाद एक बार बायर आए हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट में बायर आने के बाद जहां तक बायर ले जा पाए प्राइस को, वहां से फिर सेलर आए। सेलर ने प्राइस को डाउन पुश किया कहां तक, लो तक। लेकिन फिर एक बार बायर आए, बायर आने के बाद बायर ने प्राइस को हाइक किया और कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई। तो रेड कैंडल भी सिग्निफाई कर रही है बायर और सेलर की फाइट चल रही है। तो देखिए, बेसिकली चार्ट पर हमें दो तरह की कैंडल दिखेंगी ऑलवेज, एक तो एक्साइटिंग टाइप और एक बेस कैंडल टाइप। और हम इन कैंडल को ऐसे ही रीड करेंगे, या तो कैंडल एक्साइटिंग है या बेस है। बेस कैंडल सिग्निफाई करेगी बायर सेलर की फाइट, और एक्साइटिंग कैंडल बायर सेलर की फाइट का रिजल्ट डिनोट करेंगे। अब देखिए, एक्साइटिंग कैंडल में ना, मैं एक बार एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एक्साइटिंग कैंडल हमें जिस पर फोकस करना है वो ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या एक्सप्लोजिव होनी चाहिए। अब जैसे स्ट्रॉन्ग जो कैंडल है उसको मैं एक्सप्लोजिव भी बोल सकता हूँ। तो हमारा चार्ट पर ऑलवेज फोकस रहेगा जो एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग है या एक्सप्लोजिव है। मैं एक बार फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, एक्साइटिंग कैंडल सिर्फ उसी कैंडल पे फोकस रहेगा हमारा जो कैंडल स्ट्रॉन्ग है या एक्सप्लोजिव है। तो चलिए एक बार चार्ट पर देखते हैं एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल दिखती कैसी हैं, या नॉर्मल एक्साइटिंग या स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग हम कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए, अभी चार्ट पे हमारे सामने ये रेड कैंडल है। आप बताओ खुद लोग कि कैंडल एक्साइटिंग है, और एक्साइटिंग है तो कैसी है, नॉर्मल एक्साइटिंग है या स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है। देखिए, नेगेटिव डिफरेंस को देख के मैं बोल सकता हूँ ना कि कैंडल स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है। वहीं अगर मैं ये रेड कैंडल कंपेयर कर रहा हूँ तो ये कैसी है, कैंडल एक्साइटिंग तो है लेकिन नॉर्मल है। अब देखिए, जो ये हमें कंपैरिजन करना है ना कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है या कौन सी एक्साइटिंग है, वो चार्ट पर जो आसपास या नियर बाय जो कैंडल है वही कैंडल देख के कंपैरिजन करना है कि कैंडल नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन के केस में समझते हैं। अब ये कैंडल हमें कैसी नजर आ रही है, एक अच्छा खासा पॉजिटिव डिफरेंस है, और अच्छा खासा पॉजिटिव डिफरेंस है यानी कि यहाँ पर बायर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आए होंगे। वहीं अगर मैं ग्रीन कैंडल ये कंपेयर करूं, ये वाली जहां पर मेरा कर्सर है, तो उसके कंपैरिजन में ये ग्रीन कैंडल कैसी है, एक्साइटिंग तो है लेकिन नॉर्मल एक्साइटिंग है। तो हमें एक चार्ट पर ये फोकस ऑलवेज रखना है कि जो हम एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग और एक्सप्लोजिव हो, और मल्टीपल होंगी बैक टू बैक तो और भी अच्छा होगा। आगे चल के समझेंगे मल्टीपल से क्या मतलब है मेरा। अब बेस कैंडल को देखते हैं, बेस कैंडल क्या डिनोट करती है, बेस कैंडल कैसी दिखती है। देखिए, ये कैंडल है, इसके अंदर बॉडी पार्ट कितना है, कम ही है, और विक पार्ट ज्यादा है। 50% रूल के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो इसका बॉडी पार्ट इसकी टोटल रेंज से ऑलमोस्ट कम ही लग रहा है। रेंज क्या होगी रेड कैंडल की, रेंज ये होगी
इस रेंज का हाफ क्या करेंगे हम, इतना हाफ करेंगे तो इस हाफ से इसका बॉडी पार्ट ज़्यादा है या कम है? ऑलमोस्ट लगभग इक्वल है, तो हम इसको बेस कैंडल ही मान लेंगे। और बेस कैंडल भी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कैंडल के अंदर, कम ही है। अच्छा, कोई और बेस कैंडल समझते हैं, जैसे ये बेस कैंडल है, ऐसे ये कुछ लोग इसको डोजी बोलते होंगे, लेकिन हम डोजी और ये सब कैंडल नहीं समझेंगे, हमारे लिए ये बेसिक कैंडल है। अब इसकी ओपनिंग क्या है, ओपनिंग अपर बॉडी और क्लोजिंग लोअर बॉडी, तो कितना डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस नाम मात्र है बिल्कुल, लेकिन इसका विक पार्ट बहुत ज्यादा है। तो हुई ना बॉडी पार्ट टोटल कैंडल की रेंज से 50% से कम हो, तो हमारे लिए ये बेस कैंडल होगी। तो आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करना, बेस कैंडल मतलब कि जिसका बॉडी पार्ट 50% रेंज से कम हो कैंडल की, वो बेस कैंडल होगी। और एक्साइटिंग कैंडल वो होगी जिसका बॉडी पार्ट टोटल रेंज से ज्यादा होगा, वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और मैं एक पॉइंट दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों को ये पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना है कि हम लोग एक्साइटिंग कैंडल वही कंसिडर करेंगे कि जिसके अंदर प्राइस ने एक अच्छा खासा ट्रेवल किया हो, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो। ग्रीन कैंडल जैसे अभी ये मैंने मार्क की है, इसके अंदर एक अच्छा खासा ट्रेवल किया प्राइस ने, और रेड कैंडल इसके अंदर भी एक अच्छा खासा ट्रेवल किया है नेगेटिव साइड। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग चार्ट पर प्रैक्टिस करना और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कौन सी कैंडल बेस है, कौन सी एक्साइटिंग है, और एक्साइटिंग में भी कौन सी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है और कौन सी नॉर्मल एक्साइटिंग है। ओके, टिल देन, बाय बाय।